सो हेलो गाइस, आई एम सागर एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 9.4 का पार्ट 4। इसका जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा है प्रश्नावली 9.4 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन में 1 से लेकर क्वेश्चन में 18 तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर कराए हैं। तो अगर आपने क्वेश्चन में 1 से लेकर क्वेश्चन में 18 तक के सारे क्वेश्चन लगाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं लगाए, अगर आप उसको लगाना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हो। वहां पर अवकल समीकरण क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हो। और आज के इस वीडियो में पार्ट 4 में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के जो 23 तक सारे क्वेश्चन है उसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। जैसे हम लोग क्लास 7th 8th और 9th में सारे क्वेश्चन को लगाते हैं, सिंपली उसको पढ़ते हैं, जो जो कर रहा है कह रहा है वैसे करना है, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाता था आंसर। सेम ये सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, बस बीच में इसमें किया गया है कि इसमें ला करके अवकलन और समाकलन को घुसेड़ दिया है। ठीक है, तो एक्चुअली में क्वेश्चन में दम नहीं है। और इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ा था, जब मैं आप लोगों को अवकलन पढ़ा रहा था तो वहां पर एक चैप्टर था राशियों में परिवर्तन का दर। वहां पे मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी राशि में परिवर्तन होता है तो कैसे होता है, और जो परिवर्तन होता है वो किसी ना किसी के सापेक्ष होता है। जब किसी के सापेक्ष दिया रहेगा तो उसके सापेक्ष लोगे, लेकिन किसी के सापेक्ष नहीं दिया रहेगा तो आप उसको टाइम के सापेक्ष लोगे। ये सिंपली पहले मैं आपको समझा देता हूँ वो वाला पॉइंट, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। देखो, अगर मैं कह दूं कि कोई भी मान लो कोई यश है, मैं कह दूं यश में परिवर्तन हो रहा है, तो अगर मैं कहता हूं कि यश में परिवर्तन हो रहा है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि इसके पहले क्या लग जाएगा, डी। अगर यश में परिवर्तन हो रहा है तो उसके पहले डी लग जाएगा। अब परिवर्तन हो रहा है तो किसी ना किसी के सापेक्ष हो रहा होगा। अगर कहते ये परिवर्तन आर के सापेक्ष हो रहा है, तो अगर आर के सापेक्ष हो रहा है परिवर्तन तो उसके पहले डी लगाना है और इसे क्या करना है, इसमें भाग देना है। क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं यश में परिवर्तन आर के सापेक्ष। इसी को अवकलन भी बोलते हैं कि यश का अवकलन आर के सापेक्ष। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं यश में परिवर्तन हो रहा है और किसी के सापेक्ष ना कहूं, बस कहूं खाली बदल रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो टाइम के सापेक्ष। अगर किसी के सापेक्ष नहीं कहता है तो उसको हम लेंगे टाइम के सापेक्ष। तो यहां पर किसी के सापेक्ष नहीं कर रहा है तो यहां पे हम टाइम के सापेक्ष लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं हाथी में परिवर्तन हो रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, यहां पे लिखना है d/dt। जो किसी के सापेक्ष कहेगा तो ठीक है, अगर नहीं कहेगा तो हम टाइम के सापेक्ष ले लेंगे। अगर कहते हैं आयतन में होने वाला परिवर्तन, तो ये आयतन इसमें परिवर्तन हो रहा है तो डी लगा दो। किसके सापेक्ष नहीं दिया है तो समझ जाओ ये टाइम के सापेक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये मेन चीज है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको जो ये चारों क्वेश्चन है ये चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तो और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन। एक गुब्बारा है, गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है, उसके आयतन की बात कर रहा है। कह रहा है जिससे हवा भरकर फुलाया जा रहा है, स्थिर गति से बदल रहा है। यानी एक गुब्बारा है, उसमें हवा भर रहे हो तो गुब्बारे में अगर हवा भरोगे तो गुब्बारा क्या होगा, फूलेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई गुब्बारा है उसमें हवा भरते जा रहे हो तो क्या होगा, फूलेगा। तो फूलेगा तो उसका आयतन क्या होगा, बदलेगा, क्योंकि पहले कम हवा था, उसके बीच में जगह कम थी, लेकिन जब उसको बार बार फुला रहे हो तो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। बढ़ने का ये मतलब है कि उसके बीच में जो जगह है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जगह बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिससे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यानी एक गुब्बारा है, उसका आयतन क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो मान लो गुब्बारे का आयतन, देखो सिंपल सी बात है, ऐसे कह सकते हो, चूंकि एक आयतन है और आयतन बदल रहा है, किसी के सापेक्ष नहीं दिया है तो आप टाइम के सापेक्ष ले सकते हो। यानी कह सकते हो कि आयतन में परिवर्तन का दर, इसी को बोलते हैं आयतन में परिवर्तन का दर, या इसी को बोलते हैं कि आयतन बदल रहा है। किसके सापेक्ष बदल रहा है, तो किसी के सापेक्ष नहीं दिया है तो आप समझ जाओ कि टाइम के सापेक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, तो गुब्बारे का आयतन स्थिर गति से बदल रहा है, यानी गुब्बारे का आयतन जो बदल रहा है उसकी गति क्या है, स्थिर है। मतलब जो गुब्बारा का आयतन बदल रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार 4 लीटर का आयतन बढ़ रहा है तो अगली बार 5 का बढ़ रहा है, अगली बार 6, ऐसा नहीं हो रहा है। जो उसका आयतन बढ़ रहा है ना, उसमें निरंतर बढ़ रहा है और स्थिर दर से बढ़ रहा है। यानी अगर आयतन 4 बार हर बार बढ़ रहा है, मतलब एक बार आयतन 4 बार बढ़ा, फिर एक बार मान लो जो आयतन बढ़ा वो 4 लीटर बढ़ा, फिर सेकंड बार फूका गया, फिर 4 लीटर बढ़ा, फिर फूका गया, फिर 4 लीटर बढ़ा, तो इससे क्या हो रहा है कि जो आयतन में बदलाव हो रहा है वो क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं
कि आयतन में बदलाव तो हो रहा है, आयतन में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन एक स्थिर गति से हो रहा है। इसका मतलब कि dv/dt की जो वैल्यू आएगी वो हर बार क्या होगी, एक ही होगी। अगर 4 है तो वो हमेशा 4 ही रहेगी। इट मींस dv/dt की वैल्यू जो आएगी वो कांस्टेंट होगी। ठीक है, ऐसे हम लोग साइंस पढ़ते हैं, तो कांस्टेंट होगी, तो यहां पर मान लो ये क्या हो गया, बराबर डी के। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, कह रहा है यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या इतनी उतनी है, तो वो आरंभ की बात करा, उसको आप छोड़ दो। देखो यहां पे dv/dt बराबर के है, ये चीज क्वेश्चन दिया हुआ है, या आप मान सकते हो यहां पर माना, क्योंकि dv/dt इक्वल टू के, ये कांस्टेंट है, तो मान लो ये कांस्टेंट क्या है, के है। अब यहां पे आयतन की बात कर रहा है, और आयतन तो हमको मालूम नहीं है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी गोले, चूंकि गुब्बारा जो है वो गोलाकार है, यहाँ पे जो बात कर रहा है गुब्बारे की, वो गुब्बारा कैसा है, गोलाकार है, और गोले का आयतन क्या होता है हम लोग जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। लेकिन अगर उसकी त्रिज्या मालूम हो तो आप कह सकते हो कि माना गोले की त्रिज्या बराबर क्या है, आर है। तो आप लिख सकते हो कि माना गोले की त्रिज्या आर है, तो कह सकते हो गोले का आयतन, देखो गोले का आयतन क्या होगा, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। देखो यहाँ dv/dt है, तो नीचे t है, तो इसका मतलब यहाँ t के सापेक्ष आप अवकलन कर सकते हो dv/dt लाने के लिए। तो यहाँ पर लिख सकते हो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा dv/dt, और ये 4 इतना पाई, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा। आर क्यूब का करोगे अवकलन तो आएगा 3r², चूंकि t के सापेक्ष हो रहा है, इसको ढकोगे तो फिर क्या हो जाएगा, dr/dt। इतनी बात समझ पा रहे हो ना? तो बिल्कुल, चलो आगे देखते हैं। अब ये हो गया इतना, और बीरो दैट की जो इसकी वैल्यू है ये बराबर के है, तो इसके स्थान में क्या हो जाएगा, के, 3 से 3 कट जाएगा, और यह आएगा 4 पाई r², और यह आएगा dr/dt। यहां पे बटा 1 कर सकते हो, और कर सकते हो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। तो चलो कर लेते हैं। ये यहां पे आएगा क्या हो जाएगा, के dt, और ये हो जाएगा 4 पाई r², और ये हो जाएगा dr। तो ये हो गया। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक अवकल समीकरण है, क्योंकि देखो यहां पर dr/dt है, dt है, dr है, इट मींस ये है अवकल समीकरण। और बिलो दैट कि जब अवकल समीकरण मिलता है तो हम क्या करते हैं, सिंपली दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। समाकलन करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बदल देते हैं समीकरण के रूप में। तो यहां पे कह सकते हो कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, क्यों, क्योंकि हमको त्रिज्या फाइंड करनी है। त्रिज्या तब तक नहीं फाइंड होगी जब तक कि ये dt और dr नहीं हटेगा, क्योंकि त्रिज्या एक समीकरण से तो फाइंड होगी। क्यों, अवकल समीकरण में अगर dr और dt है तो वहां से कभी भी त्रिज्या फाइंड नहीं हो सकती। अगर आप त्रिज्या को फाइंड करना चाह रहे हो तो पहले समीकरण फाइंड करो, समीकरण से ही हमारी चीज निकाल सकते हैं। तो समीकरण फाइंड करने के लिए क्या पहले व्यापक हल निकालना होगा, व्यापक हल से फिर कहां चलना होगा, बेसिस हल पर, और बेसिस हल ही क्या होता है, समीकरण होता है। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पे समाकलन कर दो, के कांस्टेंट है, के बाहर आ जाएगा, dt, और dt का समाकलन करोगे तो आएगा t, 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो 4 पाई, और r² यहां पे dr हो जाएगा, और r² का समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा r, फार्मूला बन जाएगा x के पावर n+1 बटा n+1। तो r के पावर n+1 यानी 2 में 1 जोड़ोगे तो 3 हो जाएगा, फिर बटा 3 हो जाएगा, और ये dr तो गायब ही हो जाएगा। और जब भी हम समाकलन करते हैं तो समाकलन के बाद +c कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इसको हम थोड़ा सही से लिख देते हैं। ये हो जाएगा kt, और ये हो जाएगा 4 पाई बटा 3, और ये हो जाएगा r³, और ये हो जाएगा +c। इसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। इतनी बात समझ पा रहे हो? चलो अब देखो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभी मैंने ये जो पूरा काम किया है, सारे क्वेश्चन को पढ़ करके नहीं किया है, बस मैंने क्या पढ़ा है कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। बस अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा है। अब कह रहा है यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 है, यानी आरंभ में इट मींस प्रारंभ में जो गुब्बारे की त्रिज्या है वो कितना है, 3 है। तो प्रारंभ में जब गुब्बारे को फुलाया ही नहीं गया था तो जब गुब्बारे में जब हवा भरना चालू किया गया प्रारंभ में, जब टाइम 0 था तो त्रिज्या कितनी है,
3 है। देखो यहां पर जो टाइम है ना, टाइम की यहां पर बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि जो गुब्बारा फूल रहा है वो टाइम के सापेक्ष फूल रहा है। गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष लिया गया? तो टाइम के सापेक्ष लिया गया है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसका आयतन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जब टाइम 0 है तो यहां पे कह सकते हैं जब t बराबर 0 तो त्रिज्या कितना है? r बराबर 3 है। इसको यहां पे रख सकते हैं, तो रखोगे t की वैल्यू 0, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 बराबर ये हो जाएगा 4 पाई, r की वैल्यू क्या है? 3, तो यहाँ r क्यूब है, 3 का घन करोगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आएगा, और बटा नीचे 3 है 3 हो जाएगा, और ये प्लस c हो जाएगा। 0 बराबर 3 से काटोगे 9 बार जाएगा, 3 9 27, 9 चौक 36 पाई प्लस c, और यहां से c की वैल्यू निकालोगे, c बराबर क्या? -36 पाई, ये निकल गया c की वैल्यू। सिंपली क्या करना है? c की वैल्यू यहां से उठाना है, और ये जो समीकरण फर्स्ट है यहां पे c की वैल्यू रख देना है। तो आप यहां से कह सकते हो कि c का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहां पे आप लिख लोगे। मैं डायरेक्ट करता हूं, देखो ये हो जाएगा kt बराबर ये हो जाएगा 4 पाई r क्यूब प्लस यहां पे हो जाएगा 3, और प्लस c की वैल्यू क्या है? तो c की वैल्यू है -36 पाई। चलो यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है? तो इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेकंड बाद त्रिज्या 6 इकाई है। पहला था कि जब टाइम 0 था तो त्रिज्या 3 था, अब कह रहा है जब टाइम 3 सेकंड है तो त्रिज्या कितनी है? 6 इकाई है। तो जब उसी में एक स्टेप और, जब टाइम कितना है? 3, तो त्रिज्या कितनी है? 6 इकाई। फिर इसकी वैल्यू इसमें फाइंड कर दो, और इसको आप मान सकते हो समीकरण नंबर 2। चलो रखो वैल्यू, t की वैल्यू कितना है? 3, तो ये हो जाएगा 3k, ये है 4, ये है पाई r क्यूब, यानी 6 का 6 में 3 बार गुणा, 6 गुणे 6 गुणे 6, और बटा हो जाएगा 3, और माइनस हो जाएगा 36 पाई। देखो ये 3 को आप नीचे लेके आ सकते हो, 3 अच्छा -36 पाई है ना, तो एक काम करो 3 को यहीं पे रहने दो, इससे काटोगे 3 गुना क्या आएगा? 6 आ जाएगा, और 3 को नीचे लेके आओगे तो 3 इसके भी नीचे आएगा और 3 इसके भी नीचे आएगा। क्यों? तो अब कोस आएगा इसके नीचे, फिर 3 से काटोगे 3 गुना क्या हो जाएगा? 6 आ जाएगा। 3 से काटोगे ये हो जाएगा 12 या 36 के बराबर, ये हो जाएगा 2 गुना 4 और 6 चौक 24, 24 चौक का क्या हो जाएगा? 96 पाई, और माइनस ये हो जाएगा 12 पाई। के की वैल्यू निकालोगे, 96 में से 12 जाएगा तो आएगा 84 पाई। देखो यहां से k की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है? जो k की वैल्यू k बराबर 84 पाई आया है, इसकी वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 2 में रख देना है। तो यहां पे आप कह सकते हो कि k का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो जब रखोगे तो k की वैल्यू क्या है? 84 पाई, तो k के स्थान पे क्या हो जाएगा? 84 पाई, और यहां पे t है तो यहां पर क्या हो जाएगा? t, फिर बराबर यहां पे 4 पाई r क्यूब, 4 पाई r क्यूब बटा 3 -36 पाई। देखो सबसे पहले इसमें क्या था? इसमें एक कांस्टेंट था, वो कांस्टेंट क्या था? c था, और कांस्टेंट के ये भी था, 2 स्वैक्ष अचर थे इसलिए ये व्यापक हल था। इसमें भी क्या था? एक स्वैक्ष अचर था इसलिए ये भी क्या था? व्यापक हल है। लेकिन इसमें कोई भी स्वैक्ष अचर नहीं है इसलिए ये क्या है? विशिष्ट हल है। और हमको जो भी फाइंड करना है त्रिज्या की वैल्यू, हम यहां से उसको बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे? तो क्वेश्चन आगे कह रहा है तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी गुब्बारे की त्रिज्या ही फाइंड करनी है, लेकिन t सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या फाइंड करनी है। देखो ये समीकरण है, टाइम t है और त्रिज्या फाइंड करनी है। देखो टाइम पहले से t है, बस क्या करना है? त्रिज्या को फाइंड करना है। तो त्रिज्या कैसे फाइंड होगा? ये देखो है 84 पाई t, इसको हम इधर ला सकते हैं, ये आ जाएगा इधर तो हो जाएगा -36 पाई। या एक काम कर सकते हो, देखो पाई पाई सभी में है, पाई उड़ा दो तो ये हो जाएगा 84 पाई, पाई तो उड़ जाएगा,
ये हो जाएगा t, इसके बाद ये हो जाएगा 4r³ और ये हो जाएगा बटा 3 और ये हो जाएगा 36। इसके बाद देखो हमको त्रिज्या की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको इधर लाना है, इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 84t और ये हो जाएगा प्लस 36 और ये हो जाएगा 4r³। इसके बाद 4 को हम नीचे ला सकते हैं, 4 को नीचे लाएंगे तो 4 में इसी से भाग हो जाएगा, तो 4 में जब इसका भाग करोगे तो ये हो जाएगा 21t और ये हो जाएगा 9 चौक 36, 9 हो जाएगा बराबर r³। जब r की वैल्यू निकालोगे ना, r³ है, r³ माने यहाँ पर क्या है 3/1 है, लेकिन जब ये इधर आएगा तो 3/1 से ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। और जो गुब्बारे की त्रिज्या है t सेकेंड बाद वो आ गई इतनी। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 देख लिया। देखो क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं था, बस क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा था हम लोगों ने वैसे पढ़ा और पढ़ने के बाद जो भी हमको फाइंड करना था कि t सेकेंड बाद जो गुब्बारा है उसकी त्रिज्या क्या होगी, देखो फाइंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर 19। अब चलो यार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में जो 20 है उसको पढ़ते हैं कि देखते हैं 20 क्या कह रहा है, फिर उसके बाद उसको लगाएंगे। देखो, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से होती है यदि 100 रुपए, बस अभी यही बैठा हो जाओ। कह रहा है किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से होती है। एक बैंक में मूलधन है, मूलधन को हम लोग जानते लिखते हैं P से, तो यहां पे कह सकते हो कि माना मूलधन बराबर P, माना मूलधन बराबर क्या है P है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से हो रही है, यानी मूलधन में वृद्धि हो रही है। समझो पहले, जब भी क्वेश्चन में कभी कहे कि किसी चीज में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है तो उसका सिंपल सा मतलब है उसमें हो रहा है परिवर्तन। अरे वृद्धि होगी तभी तो परिवर्तन होगा, कमी होगी तभी तो परिवर्तन होगा। तो जब भी वृद्धि और कमी की बात करें तो समझ जाओ उसमें हो रहा है परिवर्तन। तो कह रहा है परिवर्तन का दर किसी के सापेक्ष नहीं दिया तो टाइम के सापेक्ष। कह रहा है मूलधन में परिवर्तन का दर, तो मूलधन में परिवर्तन का दर यानी P में परिवर्तन हो रहा है तो उसके पहले क्या लिखोगे D। किसी के सापेक्ष नहीं दिया है तो टाइम के सापेक्ष लोगे, इसको बोलते हैं मूलधन में परिवर्तन का दर। कह रहा है 8% वार्षिक दर से हो रहा है। देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं कह दूं कि मेरे पास 500 रुपए है और 500 रुपए का 4% कितना होगा। अगर मैं कह दूं मेरे पास 500 रुपए हैं और 500 रुपए का 4% निकालना है तो क्या करोगे, 4% से गुणा कर दोगे, तो ये 4% को हटाने के लिए 100 से भाग कर दोगे, बाकी ये जो आएगा ये 500 का 4% हो जाएगा। तो यहां पे कह रहा है किसी बैंक के मूलधन में वृद्धि 4% वार्षिक दर से हो रही है। तो ये है जो बैंक में मूलधन रखा हुआ था उसमें होने वाले वृद्धि का दर, और वृद्धि का जो दर है वो 4% वार्षिक ब्याज की दर से हो रहा है। यानी मूलधन में जो वृद्धि हो रहा है वो 4% हो रहा है एक वर्ष में। तो कैसे आप निकालोगे, तो बहुत ही सिंपल है। देखो मूलधन में जो वृद्धि हो रहा है, देखो मूलधन में जो वृद्धि हो गया उसको ब्याज बोलते हैं। मूलधन में होने वाले वृद्धि को ब्याज बोलते हैं। जैसे मान लो मैं बैंक में 100 रुपया जमा कर दूं और एक साल बाद मेरा 120 रुपया हो जाए, तो जो 120 रुपया है वो हमारा क्या है, ब्याज है। और ब्याज निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो मूलधन कितना है P, दर कितना है R और समय कितना है 1, वार्षिक दर से हो रहा है, और बटा कह सकते हो 100। ऐसे आप कह सकते हो, या सिंपली आप कह सकते हो कि मूलधन P है 8% की दर से बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ा अगर वो निकालना है तो 8% से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। समझ पा रहे हो ना? हाँ, तो फिर ये हो जाएगा dP/dt और ये हो जाएगा P। 8% को हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं ये बन गया अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे dt को उधर भेज देंगे, तो देखो ये है dP, इधर P है, P को ले आओ इसके नीचे, dt उधर जाएगा, ये हो जाएगा R/100 और ये हो जाएगा dt। इसके बाद क्या करते हैं, ये हो गया अवकल समीकरण, और अवकल समीकरण से हम लोग निकालते हैं क्या, विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे व्यापक हल। देखो कह रहा है तो R का मान ज्ञात करो।
आर का मान तब तक नहीं ज्ञात होगा जब तक कि वो विशिष्ट हल नहीं बन जाएगा, और विशिष्ट हल तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि वो व्यापक हल नहीं बन जाएगा। इट मीन्स कि जब तक वो समीकरण नहीं बनेगा वहां से हम किसी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, और समीकरण जो होता है वही विशिष्ट हल होता है, और विशिष्ट हल फाइंड करने के लिए पहले हमको निकालना होता है व्यापक हल। तो व्यापक हल कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमको अवकल समीकरण चाहिए। देखो यहाँ पे अवकल समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम समाकलन कर सकते हैं। तो कह सकते हो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर 1/p, ये बन गया फॉर्मूला log p का। और मैं आपको बता दूं जो अवकलन समाकलन होता है या जो भी लिमिट होता है, यहां पर log का जो बेस होता है वो 10 नहीं होता है, बल्कि बेस क्या होता है, e होता है। तो यहां पर बेस क्या हो जाएगा, बेस e हो जाएगा। r अपान क्या है, r मीन्स दर, और ये दर अपान 100, ये क्या है कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। dt यानी इसका समाकलन करोगे तो क्या आएगा, t और प्लस c कांस्टेंट ऐड कर सकते हो, बिकॉज c इज द कांस्टेंट। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दोगुने हो जाते हैं, यानी मूलधन भी दो प्रकार का है, एक प्रारंभ का मूलधन है, एक 10 वर्ष के बाद जो मिल रहा है वो उसको बोलते हैं मिश्र धन। समझ पा रहे हो, यदि 100 रुपए 10 वर्ष बाद दोगुने हो जाते हैं, यानी जब टाइम कुछ नहीं था तो पैसे कितने डाले गए थे, 100 रुपए डाले गए थे, लेकिन जो पैसे दोगुने हुए वो 10 वर्ष बाद हुए हैं ना, यानी जब टाइम 0 था, जब टाइम कुछ भी नहीं था, तो पैसे कितने जमा किए थे उसने, 100 रुपए, यानी कि जो पी की वैल्यू है वो कितनी है, 100 रुपए है। तो कह सकते हो प्रारंभ में, और प्रारंभ में क्या होता है, टाइम बराबर 0 होता है, तो पी की वैल्यू जो होती है वो कितनी है, 100 है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, log p की वैल्यू है 100, बेस तो e है, हम लोग जानते ही है बेस e है, p की वैल्यू क्या है 100 है, ये r बटा 100। देखो ऐसे सारे क्वेश्चन ना अगर आप पढ़े होगे केमिस्ट्री या फिजिक्स, तो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है अपक्रिया की कोट, वहां जो शून्य कोट की अपक्रिया, प्रथम कोट की अपक्रिया, द्वितीय कोट की अपक्रिया का जो समीकरण फाइंड करना होता था वो इसी मेथड से फाइंड करना होता था। अगर आपको ये मालूम है तो उसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। यही वजह है कि जो बच्चे फिजिक्स लेके पढ़ते हैं, बायोलॉजी लेके पढ़ते हैं, उनको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में नहीं आती है। चलो r/t टाइम क्या है, टाइम है 0 प्लस c हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा इधर देख लेते हैं, देखो ये हो जाएगा log, और ये हो जाएगा 100 टू दी बेस कितनी है e, बराबर इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगा, बराबर c हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, फिर कह सकते हैं c की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर यहां पे आप लिख लीजिएगा। तो यहां पे देखो यार log 100 हो जाएगा, टू दी बेस e हो जाएगा, बराबर या मल्टीप्लाई, सॉरी इसमें समीकरण 1 ये नहीं, समीकरण नंबर 1 ये है। तो देखो यहां पर क्या है, log e, यहां पे p है, p टू दी बेस e, RT बटा 100 प्लस c, और c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू है log 100 टू दी बेस e है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, फील आ रही है, तो बिल्कुल इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलो आगे देखते हैं, इस चीज को लेके आओ इधर, तो हो जाएगा log p टू दी बेस c, ये इधर आएगा तो माइनस log 100 टू दी बेस c, और बराबर ये हो जाएगा RT बटा क्या 100। देखो इसके बाद हम लोग जानते हैं ये log a माइनस log b का फार्मूला बन गया, और जब log a माइनस log b का फार्मूला बन जाता है तो क्या होता है, log a बटा b, a माने क्या ऊपर p और नीचे क्या है ये 100, और टू दी बेस क्या है, बेस e है, बराबर ये हो जाएगा RT बटा क्या हो जाएगा ये 100। ठीक है, अब मैं यहां पे एक चीज बता दूं, देखो यहां पे कह रहा है 10 वर्ष के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है, यानी जो मूलधन है वो 10 वर्ष बाद क्या हो जा रहा है, दोगुना हो जा रहा है। तो यहां पे क्या करना है, कहना है चूंकि t बराबर 10 वर्ष, t बराबर 10 वर्ष माने क्या, जब टाइम 10 वर्ष है तो मूलधन यानी p की वैल्यू कितनी हो जा रही है, दोगुना। दोगुना माने क्या, पहले का दोगुना, पहले कितना था, पहले 100 था, 10 वर्ष बाद दोगुना हो गई, तो दोगुना करोगे तो ये हो जाएगा 200, तो ये हो जाएगा log p की वैल्यू 200 बटा 100, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, बेस क्या है e, और यहाँ पे r, t की वैल्यू 10 वर्ष है तो यहाँ पे 10 कर दोगे, और ये बटा क्या हो जाएगा 100। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं आप, p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 200 है, 200 बटा 100 काटे हो तो 2 आ गया है, r t की वैल्यू 10 वर्ष बटा 100, इससे ये कट जाएगा। इसके बाद का स्टेप यहाँ देखते हैं,
देखो log 2 टू दी बेस ई बराबर ये हो जाएगा r बटा 10। इसके बाद मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो जब भी कोई चीज घात में दिया होता है तो उसको हम log के रूप में बदल सकते हैं, जब भी कोई चीज log के रूप में दिया होता है उसको हम घात के रूप में बदल सकते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं 2 के पावर 5 बराबर 32 तो ये दिया हुआ घात के रूप में, और जब घात के रूप में दिया हो तो उसको कैसे बदलते हैं log के रूप में, तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो अगर इस घात के रूप को log के रूप में बदलना चाहते हो तो पहले लिखोगे log, ये जो 2 है ना वो चला आता है नीचे, ये जो 32 है ना वो आ जाता है यहां पर, और जो ये घात होता है ना इधर चला आता है, बराबर क्या हो जाएगा 5। अब ये जो log के रूप में लिखा है, अगर इसको घात के रूप में बदलना है तो क्या करना है, इसको लिख लेना है पहले, इसके ऊपर इस 5 को लिख लेना है, बराबर ये 32 को उधर भेज देना, बराबर 32 कर देना है। तो ये फंडा है, ऐसे log को घात के रूप में और घात को log के रूप में बदलते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये e है तो e के पावर क्या हो जाएगा r बटा 10 और बराबर ये हो जाएगा बराबर 2। क्यों? तो बिल्कुल हो जाएगा। यार रहन दो, आप कुछ भी मत करो, इसलिए मत करो क्योंकि क्वेश्चन में खुद log 2 टू दी बेस e की वैल्यू दिया हुआ है। देख लो आप, दिया हुआ 0.6931, तो इसकी वैल्यू दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू रखो 0.6931 बराबर r बटा 10, यहां पे बटा 1 कर दो और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो भी आएगा वो r की वैल्यू होगी और हमको निकालना था r का मान। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देखा क्वेश्चन 20p। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में 21 भी ऐसे ही है, वैसे तो आप लगा लोगे लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन जो 21 है उसका हिंट दे देता हूं। तो ये चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो यार, जो क्वेश्चन नंबर 21 है ना तो बिल्कुल 20 जैसा ही है। क्वेश्चन में 21 क्या कह रहा है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से हो रही है। यहाँ पे 5% वार्षिक दर से हो रही है। क्या हो रही है, मूलधन में वृद्धि हो रही है और दर से हो रही है, सेम वही चीज, मूलधन में वृद्धि हो रही है। तो कह सकते हो माना मूलधन P है, आप मान सकते हो माना मूलधन बराबर P है। अब मूलधन में क्या हो रहा है, वृद्धि माने परिवर्तन हो रहा है। दर किस दर कह रहा है, मूलधन में वृद्धि का दर, तो ये क्या हो जाएगा नीचे टाइम के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dt। इसमें परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, नहीं दिया है तो आप टाइम के सापेक्ष ले सकते हो। ठीक है, अब जो परिवर्तन हो रहा है वो 5% वार्षिक ब्याज की दर से हो रहा है, यानी ये है ब्याज। ठीक है, ये ब्याज है। तो ब्याज कैसे निकाल दो, मूलधन गुणे दर गुणे 100/100 से भी निकाल सकते हो, या सिंपल तरीका है टाइम में परिवर्तन हुआ तो कितना मूलधन में परिवर्तन हुआ तो कितना परिवर्तन हुआ, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से हुआ तो 5% से गुणा कर दो, फिर ये हो जाएगा dp/dt बराबर ये हो जाएगा p। परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं तो 100 से भाग कर दो, इससे ये काटोगे तो नीचे क्या हो जाएगा 20 और ये आ गया dp/dt बराबर क्या बटा आ गया 20। इतनी बात समझ पा रहे हो। और इसके बाद क्या करना है, देखो ये बन गया अवकल समीकरण। और अवकल समीकरण देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है नीचे, 10 वर्ष बाद राशि कितनी हो जाएगी, यानी 10 वर्ष बाद P की वैल्यू कितनी होगी, हमको P की वैल्यू फाइंड करनी है। और P की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले निकालना है क्या, समीकरण निकालने के लिए यानी बेसिस हल, तो पहले व्यापक हल निकालना पड़ेगा। व्यापक हल निकालने के लिए अवकल समीकरण मालूम होना चाहिए। देखो मालूम है अवकल समीकरण, सही से लिखो, ये है dp, P को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा P और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा dt और बटा क्या हो जाएगा 20। इतना हो जाएगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण को सॉल्व करने के लिए पहले दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं। तो समाकलन करोगे तो 1/p का समाकलन क्या हो जाएगा log p, और बेस क्या है 2 दी बेस c, 1/20 कांस्टेंट है। t का समाकलन करोगे तो आ जाएगा खाली t, और t से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा t/20 प्लस c कांस्टेंट ऐड कर सकते हो, इसको मान सकते हो समीकरण में फर्स्ट। इसके बाद देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बैंक में RS 1000 जमा कराया जाता है, यानी इस बैंक में 1000 रुपया जमा कराया जाता है, यानी प्रारंभ में P की वैल्यू 1000 रुपए है। तो कह सकते हो जब टाइम कितना है 0 तब P की वैल्यू कितनी है 1000। तो यहां पे क्या हो जाएगा log P की वैल्यू है 1000 टू दी बेस क्या है e, T की वैल्यू 0 तो 0/20 शून्य हो जाएगा और ये हो जाएगा C। तो कह सकते हो C का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहां पे आप लिख लीजिएगा, तो मैं 1 में रख देता हूं। ये हो गया log P टू दी बेस e बराबर ये t/20 और प्लस C की वैल्यू क्या है, ये है log
1000 टू दी बेस ई। इसके बाद इसको कैसे लगाओगे, चलो देखते हैं। कह रहा है ज्ञात कीजिए 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, यानी जब टाइम कितना है, टाइम 10 वर्ष। तो कह रहा है 10 वर्ष बाद पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष बाद पी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आओ, ये हो जाएगा log p और ये हो जाएगा टी की वैल्यू 10 वर्ष है और ये बटा कितना है 20 और प्लस ये है log और ये क्या है 1000 टू दी बेस सी। इसको लेके आते हैं इधर लेके आओगे तो log p माइनस log इतना हो जाएगा, फिर बन जाएगा log a माइनस log b का फॉर्मूला। तो हो जाएगा log इतना बटा इतना, यानी p बटा क्या 1000 और टू दी बेस e है बराबर, यहाँ पे ये बचेगा, इसी एक काटोगे 1/2 आएगा, 1 में 2 का भाग करोगे आएगा 0.5। देखो ये पूरा log के रूप में है और जब भी log के रूप में दिया हो तो उसको बदल सकते हैं घातों के रूप में। और देखो यार घातों के रूप में कैसे बदलते हैं, ये जो e लिखा है इसको उतार दो, इसके ऊपर क्या है 0.5 और बराबर ये क्या है p बटा 1000 और e के पावर 0.5 की वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो दिया है 1.648 और p बटा 1000 बटा 1 करो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके बाद जो भी आएगा वो हो जाएगा p की वैल्यू। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 पे देख लिया। अब चलते हैं फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है किसी जीवाणु समूह के जीवाणुओं की संख्या इतनी है, 2 घंटे में इसकी संख्या 10% की वृद्धि होती है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या इतनी हो जाएगी, जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनकी उपस्थित संख्या के समानुपाती है। देख लो, अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने अगर फिजिक्स पढ़ा है तो फिजिक्स में एक चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी, वहां पे एक फार्मूला है और ये जो क्वेश्चन है उसी फार्मूले पे लगेगा। चलो छोड़ो सब, देखो क्वेश्चन के नीचे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन के नीचे कह रहा है यदि जीवाणु के वृद्धि की दर उनमें उपस्थित संख्या के समानुपाती है। जीवाणु की संख्या में वृद्धि की दर, अब तो हमको ये मालूम है नहीं कि जीवाणुओं की संख्या कितनी है, तो मान लेते हैं कि माना जो जीवाणुओं की संख्या है वो n है। ऊपर आप लिख सकते हो कि माना जीवाणुओं की संख्या बराबर कैपिटल N है। तो कह रहा है जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि का दर, वृद्धि माने उसमें परिवर्तन हो रहा है, तो जीवाणुओं की संख्या क्या माने हो आप, माने हो कैपिटल N, इसमें वृद्धि हो रहा है मतलब परिवर्तन का दर। तो दर माने किसी के सापेक्ष नहीं दिया है तो टाइम के सापेक्ष ले सकते हो, तो इसको बोलते हैं जीवाणु की संख्या में परिवर्तन, जीवाणुओं की संख्या में परिवर्तन का दर। ठीक है, तो कह रहा है जीवाणुओं की संख्या में परिवर्तन का दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है। तो अणुओं की संख्या कितनी है, तो अणुओं की संख्या माने हो कैपिटल N, तो कह रहा है कैपिटल N के समानुपाती है। और ये सारे क्वेश्चन फिजिक्स में हुआ करते हैं। तो यानी जीवाणुओं की संख्या में होने वाले परिवर्तन का दर उनमें उपस्थित संख्या के समानुपाती है। और हम लोग जानते हैं, या अगर आपने फिजिक्स में मुझसे कुछ पढ़ा है तो हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है तो एक बराबर का चिन्ह आता है और एक कांस्टेंट आता है। देखो ये इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल का चिन्ह, इसको बोलते हैं समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, इसी को बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। और जब भी प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटता है ना तो एक बराबर का चिन्ह आता है और एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो ये देखो ये प्रोपोर्शनल है और जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो dN/dt, और ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक बराबर का चिन्ह आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। तो मान लो कांस्टेंट k है और ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो। देखो ये बन गया अवकल समीकरण। और क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन फाइंड करना है जीवाणुओं की संख्या इतनी हो जाएगी कि इतना 2 घंटे में इनकी संख्या कितने घंटे में। देखो टाइम फाइंड करना है यार, तो टाइम फाइंड करने के लिए सबसे पहले बेसिस टाइम मालूम होना चाहिए। ये देखो ये अवकल समीकरण है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको सही से लिख लो। तो ये हो जाएगा dN, ये n नीचे आएगा तो बटा n हो जाएगा, ये हो जाएगा k dt। इसके बाद क्या करोगे, दोनों पक्षों का समाकलन करोगे 1/n, और समाकलन करोगे तो आएगा log n टू दी बेस क्या है, तो आप लोग अच्छे से जानते हो बेस e है, k कांस्टेंट है, k बाहर आ जाएगा, dt का समाकलन करोगे तो आएगा t और प्लस c कांस्टेंट, इसको आप ऐड कर दो और इसको समीकरण फर्स्ट मान लो।
तो बस यहां तक कर सकते हो। ये है व्यापक हल, क्योंकि इसमें देखो स्वैच्छ अचर है, के भी स्वैच्छ अचर है और सी भी स्वैच्छ अचर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे कर रहा है बस वैसे आपको करना है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। किसी जीवाणु समूह में जीवाणु की संख्या 1 लाख है, यानी जब टाइम कुछ भी नहीं है, टाइम जब 0 है, तब जीवाणु की संख्या कितनी है, 1 लाख है। अब कह रहा है 2 घंटे में इनकी संख्या 10% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले छोड़ो, जब टाइम कितना है 0, तो कह सकते हो जब t बराबर 0 है तो जीवाणु की संख्या कितनी है, 1 लाख है। देखो एक्चुअली में ऐसा क्वेश्चन में तो नहीं कहा है कि जब टाइम 0 है तो जीवाणु की संख्या 1 लाख है, लेकिन अगर आप खुद देखो कह रहा है किसी जीवाणु समूह में उपस्थित जीवाणु की संख्या 1 लाख है। तो जीवाणु की संख्या 1 लाख तब थी जब टाइम जहां से काउंट नहीं किया गया था वहां से 1 लाख था। जब टाइम काउंट करना स्टार्ट किया गया तो जीवाणु की संख्या बढ़ती गई। इट मीन जब टाइम को नहीं काउंट किया गया था, जब टाइम 0 था, यानी प्रारंभ में माने टी की वैल्यू 0 है, तो उस समय जीवाणु की संख्या कितनी थी, 1 लाख थी। तो यहां पे रखो, तो ये हो जाएगा log टू दी बेस ई है, एन की वैल्यू क्या है, 1 लाख, और ये क्या है k, टाइम क्या है 0, और प्लस c जोड़ दो। यहां से c की वैल्यू निकालोगे तो c की वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, ये पूरा हट जाएगा, और c बराबर क्या आएगा, c बराबर इतना आ जाएगा। तो कह सकते हो c की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा n टू दी बेस e बराबर ये हो जाएगा kt प्लस ये log c की वैल्यू ये पूरा है, यानी log ये है 1 लाख टू दी बेस क्या है, e है। इसके बाद देखो, इसके बाद वाले जो पॉइंट है वही इंपॉर्टेंट है और अधिकांश बच्चे यहीं पर आकर के बात चाहते हैं। तो क्या है, कह रहा है 2 घंटे बाद इसकी संख्या 10% की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब अब उसी में कह रहा है जब टाइम बराबर 2 घंटा हो गया, 2 घंटे बाद इनकी जो संख्या है उस संख्या में 10% की वृद्धि और हो जाती है। यानी पहले 1 लाख तो था ही, अब कह रहा है कि 2 घंटे बाद 10% और बढ़ जा रहे हैं, 10% और बढ़ रहे हैं। देखो इसलिए मैं प्लस ऐड कर रहा हूं, 1 लाख का 10% बढ़ रहे हैं, तो 10% बढ़ रहे हैं, 10 से गुणा कर दो, परसेंट को हटाने के लिए 10 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, बाकी जो भी बच रहा है इसको आप जोड़ सकते हो। तो बराबर क्या हो जाएगा, 4 जीरो है तो 4 जीरो आप उतारो, 1 2 3 4, 5वें स्थान पे 1 है और ये 6वें स्थान पे 1 है। इतने जीवाणु की संख्या हो गई। उठा करके इसमें पटको, समीकरण 1 यहाँ पे रखो, तो ये हो जाएगा log, ये e है, नहीं समीकरण 1 कहाँ पर है, समीकरण 1 सॉरी इसमें रखना है, इसको समीकरण 2 कह सकते हो, 2 क्या कह सकते हो, इसकी वैल्यू इसमें रखो। तो रखोगे तो log n की वैल्यू क्या आई है, n की वैल्यू अब की बार इतनी आई है, तो 1,10,000 टू दी बेस e बराबर k, और t की वैल्यू 2 घंटा है तो यहाँ पे 2 घंटा ऐड कर दो, प्लस ये हो जाएगा log 1 लाख टू दी बेस e। देखो सिंपल सी बात है यार, ये पूरा और ये इधर आएगा तो बन जाएगा log a माइनस log b का फॉर्मूला, और ये क्या हो जाएगा log, नीचे तो e रहेगा ही रहेगा, ये ऊपर क्या हो जाएगा 1,10,000 बटा 1 लाख, और ये k ये हो जाएगा बराबर 2k। इतना हो जाएगा ना, तो बिल्कुल इतना हो जाएगा। इसको सही से लिखो तो ये हो जाएगा log, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, हो जाएगा 11 बटा 10, और टू दी बेस e बराबर क्या है 2k है। देखो यार हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमको फाइंड करनी है टाइम की वैल्यू। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कितने घंटे में जीवाणु की संख्या इतनी हो जाएगी। तो यहां से हम k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहां पे k की वैल्यू इतनी हो जाएगी, k की वैल्यू इतनी हो गई। अब इसको आप समीकरण नंबर 2 मान सकते हो, क्योंकि हमको टाइम को निकालना है। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 लगाया है ना, बिल्कुल वैसे ये भी है। फिर क्या करना है, k की वैल्यू उठा करके इसमें रखना है, क्योंकि देखो इसमें एक स्वैच्छ अचर c और k था, तो c को हमने यहां से गायब कर दिया। इसमें भी एक स्वैच्छ अचर है k, तो यहां से k की वैल्यू यहां पे उठा के रख देंगे, तो यहां पर ये भी गायब हो जाएगा। चलो रखो, यहां पर रखेंगे तो ये भी गायब हो जाएगा। तो क्या कह रहा है,
कितने घंटे बाद जीवाणु की संख्या इतनी हो जाएगी। चलो यहां पे रखो, तो ये हो जाएगा log n टू दी बेस e बराबर ये हो जाएगा k की वैल्यू क्या निकालो, ये पूरा निकाले हो 1/2 log 11/10 टू दी बेस e और प्लस ये पूरा, तो यहां पे हो जाएगा log 1,00,000 टू दी बेस e। ठीक है, इसके बाद जो हमारा मेन क्वेश्चन है यहां से स्टार्ट हो रहा है। फिर क्या कह रहा है तो कह रहा है कितने घंटे में जीवाणु की संख्या 2 लाख हो जाएगी। तो यहां पे कितने घंटे में यानी टाइम को फाइंड करना है, कितने घंटे में जीवाणु की संख्या यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। 1 लाख नहीं 2 लाख हो जाएगी। बिल्कुल यार क्वेश्चन पहले ही जैसा है। देखो ये हो जाएगा log n की वैल्यू क्या है 2 लाख, 1 2 3 4 5, 2 लाख यहाँ पे बेस e है बराबर 1/2 हो जाएगा log 11 कितना हो जाएगा 10 टू दी बेस e हो जाएगा और प्लस ये log 1 लाख लिख लेना यार, टाइम नहीं है। इसको धन लेके आओगे बन जाएगा फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा log इतना बटा 1 लाख, तो इतना बटा 1 लाख यार सब जीरो कट जाएगा, टू दी बेस e यहाँ 2 लाख बटा 1 लाख सब कट जाएगा, आएगा 2 खाली आएगा बस, वहां पे 1/2 और ये देखो यार log अच्छा देखो यार 2 मिनट ठहरो, तो k की वैल्यू इंटू t तो यहाँ पे रहेगा ना, तो इंटू t log 11/10 इंटू यहाँ पे t रहेगा। अब क्या करना है यार, t की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 को यहाँ पे ले आओ तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, और t की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये आएगा 2 log 2 टू दी बेस बटा e, ये पूरा नीचे आ जाएगा log 11/10। और यार ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है वो इसका आंसर है। तो इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन 22 तक अच्छे से देख लिया है। बाकी एक बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 23, तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 लगा ले जाओगे, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूं कि क्वेश्चन 23 आप कैसे लगाओगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो आ जाओ यार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में बिल्कुल दम नहीं है, व्यापक हल पूछा हुआ है यानी कॉन्स्टेंट सी रहेगा। तो कैसे सॉल्व करोगे यार, सबसे पहले क्या करना है कि dx dy को एक तरफ कर लो, ये तो पहले सही से इसको लिख लो यार। ये देखो ये dy है बटा ये dx है बराबर ये हो जाएगा e के पावर x इंटू ये हो जाएगा e के पावर y, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर मैं लिख दूं 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3 तो देखो आर से मैं घाते जुट जाएंगे, ये हो जाएगा 2 + 3 और ये 2 के पावर क्या हो जाएगा 5। तो अगर इसको इतना कर सकते हो या इसको ऐसे लिख सकते हो तो इसको ऐसे नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, e के पावर x इंटू e के पावर y कर सकते हो। सही से लिखो dy अपान dx या dx को भेज दो उधर बराबर ex ey, ये dx हो जाएगा। अब क्या करना है dy बटा ey को उधर ले आओ, ये हो जाएगा ey बराबर ये ex है और ये क्या है dy है। इसके बाद क्या करना है यार, तो बहुत ही सिंपल है, इसको ऊपर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा e के पावर -y और ये हो जाएगा dy बराबर e के पावर x और dy, बस दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है। समाकलन करने के बाद प्लस सी जोड़ देना है, बाकी जो भी आएगा वो हो जाएगा व्यापक हल और वो हो जाएगा आंसर। ठीक है तो इस तरह यार ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, नियर अबाउट मुझे लगता है कि 50-60 मिनट का वीडियो हो गया होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बताओ ये वीडियो आपको कैसे लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ, और फिर मिलते हैं यार आगे की प्रश्नावलियों के साथ। ठीक है, तो आगे की प्रश्नावली अगर आपको नीचे कहीं दिख रही होगी तो वहां से देखिए आप पढ़ लेना, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपके होम पेज पे वो वीडियो आएगा, वहां से आप पढ़ाई कर लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो।